हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज का सेशन हमारे बीच थोड़ा लेट हो गए, लेकिन टाइम पे हम आ गए और आप भी तैयार हो जाइए। देखो साथियों, जो भी आप नोट्स उतारे हो ना, उनको एक अलग से एक रजिस्टर बना के उतारिएगा, क्योंकि आपके फ्यूचर में ये नोट्स काम आने वाले हैं। क्योंकि हम एनसीईआरटी बेस चीज़ों को लेके चल रहे हैं कि एनसीईआरटी आपकी पूरी इन क्लासों में कवर होने वाली है। कल हमने कुछ एग्रीकल्चर का बेसिक हमने देखा और उसके बाद में हमने कुछ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा भी, और वो क्लास बीच में अटक गई थी, टेक्निकल इशू था थोड़ा। आज हम उसी क्लास को वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। और जो बच्चा पहली बार इस क्लास को देख रहा है वो भी निश्चित रहिए कि आपको यहाँ उस क्लास का भी पूरी तरह से रिवीजन करवा दिया जाएगा। हम बात करें क्लास स्टार्ट करने से पहले, 1 फरवरी से जेट एग्रीकल्चर के नए बैचों में एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। आप डूंगरपुर ऑफलाइन ब्रांच पे आकर एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो। इसमें आपको संपूर्ण सिलेबस की एग्रीकल्चर जो जेट का एग्जाम होता है वहाँ तक तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर आप अभी आने में असमर्थ हो तो आप संस्थान के ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी जानकारी रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है, 12वीं की जैसे एग्जाम लग जाएगी तो मार्च में 5 मार्च से आपकी बैचों की क्लासें प्रारंभ हो जाएगी। बहुत सारे एडमिशन इसमें आ चुके हैं ऑलरेडी, और ये जो बैच क्रैश कोर्स का रहेगा उसकी क्लासें 5 तारीख से प्रारंभ होगी। तो मैं सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आप एग्जाम को ना देखते हुए आप अभी भी इसमें एडमिशन ले सकते हो और अपनी एक सीट जो है सुनिश्चित कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करें, हमने स्टार्ट कर दी थी हमारी एग्रीकल्चर 2.0 क्लास, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो भी एग्ज़ाम है, जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो अभी 2026 की वैकेंसी है, वहाँ तक जो इसकी एग्ज़ाम है 19 अप्रैल तक की क्लासें कंटिन्यू रहेगी। पहले हम थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद में इसके न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे, है ना, PYQ देखेंगे बाद में। पहले हम थ्योरी कवर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पहले थ्योरी पढ़ाओ उसके बाद में PYQ कराओ। और ये भी सही है, जब आप पढ़ोगे तभी तो आप आंसर कर पाओगे, तो आपको PYQ करने में भी मजा आएगा। इसके अलावा हम बात करें, ये जो क्लासें हैं हमने कल स्टार्ट कर दी थी। बेसिक हमने पढ़ लिया था कि हम ये जो क्लास रहेगी क्या कवर करेंगे भाई। कवर हमारा क्या होगा, हम जो कवर करने वाले हैं इसमें पूरी क्या करेंगे भाई, कृषि विज्ञान पूरी कवर करेंगे, कृषि विज्ञान। और कृषि विज्ञान में कौन कौन से भाग, एक तो इसका उद्यान विज्ञान, आपके एक आ जाता है सस्य विज्ञान, और एक हम इसमें कवर करेंगे पशुपालन। ये तीनों जो शाखाएं एग्रीकल्चर की, इनको हम कवर करेंगे इस क्लास में। और ये जो पूरी क्लास है आपके 2 माह तक ये क्लास चलेगी। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं, चैनल को आप एक बार लाल बटन दबा के उसको बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जो भी क्लास अपलोड होगी आपको तुरंत आपको उसकी सूचना मिल जाए, और आप समय से उस क्लास को देख के नोट्स बना लें। क्लास को आप आगे पीछे करके भी देख सकते हो, ये आपके पास बहुत अच्छी सुविधा सोशल मीडिया की दे रखी है। इसके अलावा हम बात करें, हमने इन तीनों उपशाखाओं में हमने उद्यान विज्ञान की थोड़ी बेसिक जानकारी ले ली थी। मैं एक बार और रिवीजन करूँ आपके सामने। हम इन तीनों शाखाओं में से स्टार्ट कर चुके थे उद्यान विज्ञान, और ये जो उद्यान विज्ञान है इसकी भी एक उप शाखा होती है, उसको बोलते हैं हम पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन कर रहे हैं भाई, पोमोलॉजी में हम अध्ययन करेंगे किसका, फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन हम इसमें कर रहे हैं। आपके सिलेबस में जो भी फल है सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। 12th की एग्रीकल्चर की जो बुक में फलोत्पादन दे रखा है उसको हम कवर करेंगे। और फलों का अध्ययन हमने स्टार्ट कर दिया था। और हमारा जो पहला फल था, हम बात करें, हमने जो पहला फल लिया था वो मैंगो था, मैंगो आम। और इसकी बहुत सारी जो जानकारी थी हमने पिछली क्लास में जान ली थी। अब बात करते हैं आम की जो बीच में क्लासें जो कुछ जानकारी बाकी थी उसको हम इस क्लास में देने का प्रयास करेंगे। और उसके अलावा अन्य जो फल है उनके बारे में भी बेसिक आपके सामने डिस्कस करेंगे। हम 2 दिन तक क्लास को बहुत स्लो चलाएंगे, उसके बाद में एक एक दिन में 2-2 फल कवर करेंगे।
ठीक है, क्योंकि आप एक बार पहले समझ जाओ कि किस तरह से हमको इसको पढ़ना है और किस तरह से यहाँ से सवाल आएंगे। ठीक है, ये जो हमारा सेशन हो जाएगा पूरा, जब हमारी ये पोमोलॉजी हो जाएगी, इसके बाद में हम इसके PYQ करेंगे भाई, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से प्रश्न आते हैं और किस तरह से हमको इसका पैटर्न याद करना है। ठीक है, हम बात करते हैं, हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फल था आम, हम कई हद तक इसको पढ़ चुके थे, बीच में कल क्लास रुक गई थी, इस वजह से इसको हमने अधूरा छोड़ दिया। बात करें इसके बॉटनिकल नेम की, मैं जल्दी जल्दी आपको रिवीजन करा देता हूँ। क्या नाम था? मैंजीफेरा इंडिका। इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका जो नाम था, बात करें इसके कुल की सर फैमिली क्या थी इसका? एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी। गुणसूत्रों की हमने बात की, तो कितने गुणसूत्र थे भाई? कि सर 40 थे। ठीक है भाई। उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान की हमने बात करी, तो आम का उत्पत्ति स्थान कहाँ है भाई? इंडो बर्मा, हमने इसको बताया। बिल्कुल, आप ध्यान रखना, ये बेसिक जानकारी हमने आम के बारे में जानी। आम में एक विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। कितना पाया जाता है? 4800 IU मात्रा पाई जाती है इसकी, 4800 IU। याद रखना, सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है इसमें फलों में। मैं इधर लिख देता हूँ सर्वाधिक का, कई बार ये प्रश्न आ चुका है भाई, थोड़ा ध्यान रख लेना, इसकी मात्रा पे भी प्रश्न आ चुका है। उसके बाद में हम डिस्कस करें जो आम का खाने योग्य भाग है, खाने योग्य भाग हमने डिस्कस किया, कौन सा होता है? मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, जिसको हमने बोला मीजोकार्प, मीजोकार्प। उसके अलावा हमने देखा इसका जो फल प्रकार है, आम का जो फल का प्रकार हमने देखा, आप बता दीजिए मुझे क्या होता है भाई? अस्टिल या ड्रूप। इसके अलावा हम बेसिक ये आम की हमने कल डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसमें किस तरह की क्लाइमेट चाहिए, जैसे हमने डिस्कस किया, इसके लिए जलवायु जो है उष्ण उपोष्ण चाहिए, इसके लिए टेम्परेचर जो होता है 24 से 27 डिग्री सेल्सियस अच्छा माना जाता है। इसके अलावा हमने इसके लिए बलुई दोमट मृदा अच्छी होती है, जिसकी गहराई 2 मीटर कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि आम का पौधा है उसकी जड़ें गहरी जाती है, अंदर से पानी को सोखने के लिए जो मिट्टी की गहराई है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा हम बात करें जो मिट्टी का pH है वो 6.5 से 7.5 के बीच में। बहुत सारी चीज़ें हमने देखा, और एक इम्पोर्टेंट आता है जो आम का प्रवर्धन हमने देखा, आम का प्रवर्धन, जिसको हम प्रसारण भी बोल सकते हैं। जो आम का प्रवर्धन था हमने बताया, इसमें एक तो सबसे उपयुक्त जो होती है वो वीनियर ग्राफ्टिंग, जो हम व्यावसायिक रूप से प्रयोग करते हैं। व्यावसायिक स्तर पे आम के लिए जो वीनियर ग्राफ्टिंग को ही यूज किया जाता है, इस चीज़ को हम याद रखना। इसके अलावा और भी की जाती है सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। एक आती है हमारे एपिकोपटाइल, जिसको हमने कहा स्टोन ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्टोन ग्राफ्टिंग, स्टोन ग्राफ्टिंग। अभी मैं बताऊंगा कि कहाँ से इसमें सवाल आता है। देखो, आज दिन तक अगर कोई सवाल पूछा है ना, वो पूछा है एपिकोपटाइल से या वीनियर ग्राफ्टिंग से, कि व्यावसायिक स्तर पे आम में कौन सी विधि यूज की जाती है? वीनियर। और बात करें, एक स्थान है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी एक पर्टिकुलर स्थान है कोकण,
तो महाराष्ट्र के कोकण जो एरिया है उसमें कौन सी विधि प्रचलित है भाई आम के प्रवर्धन के लिए? स्टोन ग्राफ्टिंग। और सबसे उपयुक्त जो चीज़ है इसमें समझने वाली, इसमें है ना आम का 10 से 15 दिन का रूट स्टॉक लिया जाता है, मूल ग्रंथ काम में लेते हैं। सर ये मूल ग्रंथ क्या होता है बता देता हूँ। कोई भी जड़ वाला जो भाग होता है, आपने पौधे देखे होंगे, आप नर्सरी में जाना कभी, जो जड़ वाला हिस्सा होता है उसमें एक डाली अलग से चिपकी हुई होती है पन्नी के माध्यम से, थैली से आपस में बंधी हुई होती है। तो थैली के नीचे वाला ये जड़ वाला भाग होता है, ये होता है मूल ग्रंथ, ठीक है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं सांकुर, याद रखना, इसको बोलते हैं सांकुर डाली और इसको बोलते हैं मूल ग्रंथ। तो हमारे जो आम में एक विधि स्टोन ग्राफ्टिंग, उसमें 10 से 15 दिन का मूल ग्रंथ काम में लेता है। गुठली से जब पेड़ उगता है उसमें 4-5 पत्ती होती है, मैं कल समझा चुका हूँ, पिछली क्लास में आप देखना। और बात करें एक और विधि है इनार्चिंग जो विधि है वो भी आम में प्रचलित है प्रवर्धन के लिए। इसके अलावा हम बात करें, अब हमारा जो आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, इसके अलावा हम बात कर रहे थे आम की अच्छी वेराइटी। अब यहाँ से हमारा सेशन यहाँ कल ख़त्म हो गया था, आम की प्रमुख किस्में। देखो आप नोट्स अच्छे से बनाना, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि आप है ना नोट्स अच्छे से बनाना। ये रजिस्टर अलग से बना लेना कि ये जो रजिस्टर आपका अलग से आपकी नौकरियों में काम आएगा, आपके गवर्नमेंट जॉब, आप एग्रीकल्चर से रिलेटिव जितने भी सिलेबस, कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब हो, एग्रीकल्चर का जहाँ सिलेबस है वहाँ पे आपको ये नोट्स बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है ना। और बहुत शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ इसमें हम जो बेस ले रहे हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी को लेंगे। आम की किस्में की बात करें, आम में 3 प्रकार की किस्में पाई जाती है। एक तो अगेती, एक होती है मध्यम और एक होती है भाई पछेती। अब बात करें अगेती कौन कौन सी है सर, पहले ही हमको फल दे देगी भाई, मतलब फरवरी निकलते ही मार्च में इनके फल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कौन सी है भाई अगेती? अगेती जो किस्म होती है हमने बताया, जैसे बॉम्बे ग्रीन, एक नाम है इसका सरोली, क्या बोलते हैं इसको? सरोली, नाम याद रखना, बॉम्बे ग्रीन का जो नाम है इसको हम सरोली भी कहते हैं। इसके अलावा एक किस्म है केसर, फटाफट याद कर लो भाई, बॉम्बे ग्रीन और केसर, ये कैसी है? अगेती। बॉम्बे ग्रीन नाम से याद करो, बॉम्बे ग्रीन कैसी है भाई? सरोली। और एक केसर, ये दोनों कैसी है? अगेती। फिर मध्यम को छोड़ो, आप डायरेक्ट याद करो पछेती याद करो। पछेती कौन सी? 2 किस्में हैं, चौसा और फजली। लो भाई, अब इनके अलावा जो भी बच रही है ना वो मध्यम है। चौसा और फजली क्या है सर? पीछे आएगी। फजली मतलब पीछे, वैसे याद रखना, पीछे, पछेती, ठीक है भाई। और मध्यम में आप ले लो लंगड़ा, दशहरी ले लो, इसके अलावा आप आम्रपाली ले लो, मल्लिका, ये आपकी हो गई भाई मध्यम। तो आपको कौन सी किस्में याद करनी है? पछेती। इसके अलावा आपको ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगी। बॉम्बे ग्रीन, अगेती कौन सी है? बॉम्बे ग्रीन या केसर। पछेती कौन सी है? चौसा या फजली। आपसे कभी भी मध्यम के बारे में नहीं पूछेगा, आप इस चीज़ को गांठ बांध लेना, या तो पूछेगा पछेती या पूछेगा अगेती। तो 4 किस्में मैंने लिखा दी, इनको गांठ बांध के याद कर लो, कुछ नहीं है। चौसा और फजली, पछेती, बॉम्बे ग्रीन और केसर, अगेती। हो गया सही? ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया है, इस वजह से क्लास बीच में रुक गई। चलो स्टार्ट करते हैं वहाँ से अपनी क्लास। आज ही शाम को कंप्लीट कर देंगे और बाकी फलों की क्लास हम कल लेने की कोशिश करेंगे। जैसे हम बात कर रहे थे, आम की अगेती किस्म बॉम्बे ग्रीन और केसर है। बाद में आपको पछेती याद करनी है, चौसा और फजली। और आम की आपको नोट और करनी थी, मैं बता रहा था आपको, सर्वाधिक मीठी, आम की जो सर्वाधिक मीठी किस्म है, मीठी किस्म, एक इसकी विशेषता आप याद रखना, जो चौसा किस्म है वो मीठी होती है। इसके अलावा हम बात करें आम की जो
देखो 2 सेंटर में आपको पहले लिखा रहा हूँ, आपको याद करने हैं। एक है हमारा IARI, भारतीय एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय एग्रीकल्चर या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है ये? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली है भाई, इसको याद करना। दूसरा एक इंस्टीट्यूट लिख रहा हूं मैं, CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, नीचे लिख देता हूं मैं, हॉर्टिकल्चर। कहाँ पे है भैया, याद करना है इसको भी जरूर, लखनऊ यूपी में है ये। तो CISH और IARI ये दोनों ही एक बड़े कृषि में इंस्टीट्यूट है हमारे भारत के। मैं जब भी कोई किस्म लिखूं तो उसके पीछे में IARI लिखूं तो आप समझना कि वो किस्म कहाँ से तैयार हुई थी, IARI से। किसी किस्म के पीछे में CISH लिखूं तो आप समझना कि वो किस्म कहाँ से निकली हुई है, CIH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो हमारे कहाँ पे है, लखनऊ यूपी में। तो हम बात करें आम की और किस्मों की, जैसे 4 लड़कियों का नाम याद रखना, पूछा उसके साथ, एक तो प्रतिभा, एक नाम याद रखना अरुणिमा, एक याद रखना श्रेष्ठा, एक याद रखना आप सूर्या। तो इसके आगे सबके आगे पूसा, जो भी किस्म पूसा से जो भी किस्म IARI से निकलती है उसके आगे पूसा लगता है। तो ये जो चारों किस्में हैं वो कहाँ से तैयार की गई है भाई, IARI से। कौन कौन सी, प्रतिभा, अरुणिमा, श्रेष्ठा और सूर्या, इनको आप याद रखना। 2 किस्में मैं अलग से लिखा देता हूँ यहाँ पे, एक अरुणिका, देखो उधर अरुणिमा था, कंफ्यूज मत होना, इधर सिर्फ अरुणिका, और इसके अलावा एक किस्म है आपके केसर। ये दोनों किस्में कहाँ से निकाली गई है भाई, CISH, इसको याद आप यार, अरुणिका और केसर दोनों किस्में कहाँ से निकली हुई है भाई, CISH से। 4 किस्में जो मैंने बताई आपको ये निकली है अपने IARI से, ठीक है। हम आगे चलते हैं, इसके अलावा और किस्में। अब मैंने आपको बताया कि विश्व में सर्वाधिक प्रोडक्शन किसका होता है, हमारे यहाँ से आम का। तो आम का निर्यात जो हम करते हैं विदेशों को, जो हम बेचते हैं आम, तो कौन से आम को बेचते हैं भाई, वो है हमारे अल्फांसो। कौन सा भाई, अल्फांसो जो आम होता है, अल्फांसो जो किस्म होती है उसको हम बाहर बेचने में ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसको एक नाम और देते हैं, पिछली एग्जामों में पूछा हुआ है भाई, इसलिए बिल्कुल इसको नज़रअंदाज मत करना, इसको हाफुस बोलते हैं, ठीक है। एक किस्म हमारी इंपॉर्टेंट आ जाती है जिसको हम बोलते हैं आम की सर्वाधिक उत्पादन वाली, जिसके पेड़ में सर्वाधिक आम के फल लगते हैं, सर्वाधिक वो उत्पादन देती है भाई। तो वो कौन सी किस्म है भाई, इसमें आ जाएगा आपके बेंगलोरा। कौन सी, बेंगलोरा जो किस्म है इसमें सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है। एक पेड़ में भाई साहब बहुत सारे आम निकलते हैं, बहुत सारा उत्पादन होता है, ठीक है। हम बात करें एक आम की संकर किस्म है, संकर किस्म कौन सी है सर, मैं आपको बता रहा हूं एक ट्रिक, आप नाम याद कर लो RAS। क्या नाम याद कर लो, RAS।
आर से हमारे रत्ना, कौन सी हो गई भाई? रत्ना हो गई। का क्रॉस किससे करा दिया? ए से हमारे अल्फांसो, अल्फांसो, और एस से हमारे क्या हो जाएगा? सिंधु। तो जो सिंधु किस्म है वो जो हमारे आम की संकर किस्म है। और एक और विशेषता इस सिंधु की, ये आम की गुठली रहित किस्म है भाई साहब, जूस बनाने में काम आ सकती है। गुठली रहित किस्म, इसमें जो गुठली होती है ना वो 6 ग्राम की होती है मात्र, 6 ग्राम नाम मात्र की होती है, नाम मात्र की, नाम मात्र की। कि गुठली है कि नहीं है वो बराबर है, छोटा साग होता है बिल्कुल, वो है हमारे सिंधु। ये हमारे इंपॉर्टेंट किस्में हो गई भाई। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं भाई। एक किस्म है आम की, मैं पहले बता चुका हूं, आम्रपाली। ये जो आम्रपाली किस्म है ये बोनी किस्म है भाई आम की। इसको हम 2.2 इंटू 2.5 सॉरी 2.5 टू 2.5 मीटर स्क्वायर पे हम इसको लगा सकते हैं। तो सघन पौधरोपण, सघन पौधरोपण में हम आम्रपाली जो किस्म होती है आम की उसकी दूरी रखते हैं 2.5 टू 2.5 मीटर। वैसे आम की नॉर्मल आपसे पूछे तो कितनी होती है भाई? 10 टू 10 मीटर स्क्वायर। लेकिन जो आम्रपाली किस्म है इसको हम पास पास उगा सकते हैं, मात्र 2.5 मीटर एरिया में हम एक दूसरे पौधे को लगा सकते हैं। एक किस्म और याद रखना है कि होती है दशहरी। सर्वाधिक परिरक्षण में इसी का काम लेते हैं, जो परीक्षण का काम करते हैं वो याद कर लेना, दशहरी होती है। और इसको हम 5 इंटू 5 मीटर स्क्वायर पे उगाते हैं। और बाकी सभी किस्मों को हम 10 टू 10 उगाते हैं। दोनों को आप एक्स्ट्रा याद करना। अचार वगैरह बनाने में दशहरी को हम यूज़ करते हैं। दशहरी की अचार जो बनता है मस्त बनता है, ठीक है ना, जाली वाली अच्छी पड़ती है इसमें। अब बात करें हम आम का संरक्षण, आम का संरक्षण कि आम में जो कुछ व्याधियाँ होती हैं, रोग होते हैं, उनका भी निपटारा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आम की एक सबसे महत्वपूर्ण व्याधि है भाई, आम है ना एकांतर फलन करता है भाई, एकांतरण फलन, अल्टरनेटिव फ्रूट। एकांतरण फलन का मतलब आपने कभी नोटिस करना, आम एक साल आपके घर में कोई पौधा वौधा है तो आप देखोगे उसमें कि आम का जो पौधा है वो एक साल तो फल देता है, दूसरे साल सिर्फ फल ही नहीं है, होता ही होता है, नहीं होता है ना, वो होता है आपके एकांतरण फलन, कि आम एक साल फल देता है एक साल नहीं देता। जिस साल में फल देता है उसको बोलते हैं ऑन ईयर, फल वाला जो वर्ष होता है, ये साल बोल दो आप, ईयर बोल दो, उसको हम बोलते हैं क्या? ऑन ईयर। क्या बोलते हैं? ऑन ईयर, ठीक है। और जब फल नहीं देता, फल नहीं देता तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफ ईयर। तो आम में ऑफ ईयर और ऑन ईयर चलता रहता है मेरे भैया, बिल्कुल याद रखना। तो सर हम क्या करें अब, हमको तो हर साल जूस पीना है आम का, आम खाने हैं हमको, तो वैसे भी हम खाने के साथ खा लेते हैं, आम बहुत ज़रूरी होगा भाई, आम बहुत लोगों को पसंद बन चुका है क्योंकि हमारा राष्ट्रीय फल है यार, आम कैसे नहीं खाएंगे। तो सर कोई जुगाड़ बताओ। हाँ जुगाड़ इसके लिए मैं बता सकता हूँ सर, कैसे बचे इसका निदान करेंगे भाई, समस्या कैसे बचेंगे, नोट करना बहुत अच्छे। एक तो आप जो एकांतरण फलन रोधी किस्में हैं वो इसमें ध्यान रखना कि कौन सी किस्में जो एकांतरण फलन रोधी होती है जिसमें हर साल आम आता है। दूसरी चीज कि कौन से फलों में या कौन सी किस्मों में एकांतरण फलन ज्यादा देखने को मिलता है। तो आम की जिसमें एकांतरण फलन होता है वो किस्में लिखा रहा हूं कौन कौन सी, एक दशहरी, दशहरी लंगड़ा और मल्लिका। दशहरी लंगड़ा और एक आप ले सकते हो इसमें मल्लिका, नहीं मल्लिका नहीं आएगा इसमें,
इसमें आएगी आपकी एक रत्ना आएगी। तो ये जो 3 किस्में हैं ना, इनमें एकांतर फलन देखने को मिलता है। इस चीज़ को आप याद रखना। सर किसमें नहीं देखने को मिलता? जिसमें नहीं होता भाई देख लो कौन कौन सी। इसके लिए आप कौन सी किस्में उगाओगे, आपसे प्रश्न पूछेगा कि आम की कौन सी किस्में है जो एकांतर फलन के प्रति प्रतिरोधी है, तो आपको याद करना है। इसके लिए देखो भाई आपको कौन सी उगानी है, एक तो आम्रपाली उगा लो, आम्रपाली इसके प्रति प्रतिरोधी होती है। एक मल्लिका उगा लो, और एक आपके केसर। ये जो 3 किस्में हैं ना, वो एकांतरण फलन के प्रति प्रतिरोधी है। इनमें हर साल आम आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या आएगा भाई, फल क्या आता है इसमें, हर वर्ष। सर ये तो ठीक है, लेकिन मेरे को तो दशहरे का या लंगड़ा का ही आम पसंद है। उसके लिए कोई उपाय बताओ। ठीक है, उसके लिए भी आप एक उपाय कर सकते हो। एक रसायन आता है पेट्राब्यूटराजोल, जिसको हार्मोन बोलते हैं। पेट्रो बोल सकते हो, पेट्रोब्यूटराजोल नाम याद करना। इसकी मात्रा लेना आप 5 से 10 ग्राम मात्र, 5 से 10 ग्राम प्रति पौधा डाल देना भाई, और सिंचाई कर देना। फिर प्रति पौधा डालना। इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा कौन सी समस्या से, एकांतर फलन वाली समस्या से। इस पॉइंट को याद रखना भाई, बहुत बार पूछा चुका है, इंपॉर्टेंट है। ये जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन हम इसकी समस्या के लिए यूज कर सकते हैं, पेट्राब्यूटराजोल। 5 से 10 ग्राम मात्रा इसकी यूज करेंगे पर प्लांट, ठीक है। जिसमें नहीं पाया जाता वो आम्रपाली, मल्लिका, केसर, इसको भी आप याद कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करें कुछ अलग और व्याधियां पाई जाती है आम में। जैसे हम बात करें, एक होता है स्पंजी ऊतक। स्पंजी ऊतक बोलते हैं इसको, फल नेक्रोसिस भी बोलते हैं इसको, टिश्यू नेक्रोसिस भी बोलते हैं, नॉर्मल आप बोल सकते हो। किससे होता है, ताप संवहन की वजह से। ताप संवहन की वजह से अगर मृदा में ताप संवहन होता है तो फिर आम में एक एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, इमाइलेज। ये जो एंजाइम है वो अक्रिय हो जाता है भाई। ताप संवहन की वजह से इमाइलेज एंजाइम अक्रिय हो जाता है, जिससे जो आम का पौधा है या आम का जो फल है उसके ऊतक नष्ट हो जाते हैं भाई। ऊतक नष्ट होकर आम में हवा भर जाती है। आम में हवा भर जाती है। सर हमसे प्रश्न क्या पूछेगा, आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि सर्वाधिक जो स्पंजी ऊतक है वो किस किस्म में होता है। सर्वाधिक ग्रसित किस्म कौन सी है भाई, वही जो हम सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, कौन सी, अल्फांजो। सबसे ज्यादा जिसका हम क्या कर रहे हैं भाई, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वही किस्म में सबसे ज्यादा क्या होता है, स्पंजी ऊतक पाया जाता है। एक व्याधि है आपके आम की ब्लैक टिप। देखो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, एक एक चीज एग्जाम में आ चुकी है, तो आप नजरअंदाज मत करना सब रोगों को और इनको देख लेना। ब्लैक टिप किससे होता है, आम का बगीचा ईंटों के भट्टों के पास होने से यह रोग व्याधि होती है। अगर आपके बगीचे के आसपास कोई ईंट का भट्टा है तो उससे आपको पता ही बहुत सारी गैसें निकलती है। कौन कौन सी सर, एक गैस, कौन सी भाई गैस है, इस भट्टे से कौन सी गैसें निकलेगी, बिल्कुल पूछा जा चुका है। गैस से एक तो निकलेगी आपकी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक निकलती है आपके SO2, कौन सी, SO2।
सल्फर डाइऑक्साइड, इस सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके अलावा एक और है जिसको बोलते हैं इमाइलिन। इमाइलिन, तीन जो गैसें हैं ना, इन गैसों के कारण क्या होता है भाई, आम में क्या होता है भाई, ब्लैक टिप। इस चीज को आप याद करना, बिल्कुल याद हो गया ना। ब्लैक टिप किसके कारण होता है, गैस आती है ईंटों के भट्टों से। अगर हम बगीचा ईंटों के भट्टों के पास लगाते हैं तो उससे हमारे जो आम के फल है उनमें बहुत सारे चकते पड़ जाते हैं, ब्लैक ब्लैक। ठीक है सर, रोकेंगे कैसे इसको? भाई रोकना क्या है भाई साहब, आप ईंटों के भट्टे से दूर लगाओ, या फिर ईंटों के भट्टे में आप अच्छी चमनी लगा दो जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड को तोड़कर वो कार्बन में उसमें बदल दे। ऐसा हो सकता है सर, जो ईंटों का भट्टा वाला मालिक है वो तो मानेगा नहीं मानेगा, तो आप ऐसा करना भाई, आपके जो एक तो कास्टिक सोडा आता है, कास्टिक सोडा 0.8% छिड़काव करना भाई। सर इससे भी सही नहीं होगा, तो फिर आप है ना बोरेक्स लेना, तो बोरेक्स ले लेंगे, और बोरेक्स का कितना लेंगे, 1% घोल का छिड़काव करें भाई। चलो ये इसके उपचार है। ब्लैक टिप किससे होता है, आम का बगीचा ईंटों के भट्टों के पास है, वहाँ से बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं, लाइक SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, इमाइलिन, और इसके अलावा अगर हमको इसको रोकना है तो कास्टिक सोडा, बोरेक्स, और इसके अलावा ये भी अपने काम नहीं आ रहा तो फिर भाई साहब आपको उसमें फैक्ट्री का कुछ ना कुछ इलाज करवाना पड़ेगा। चले भाई आगे चलो। सर इसके अलावा क्या होता है, एक होता है आम में मिलीबग, ये रस चूसती है भाई, मैंजीफेरी ओडियम इसको बोलते हैं। मिलीबग रस चूसती है, इसकी रोकथाम पूछी गई है एक बार एग्जाम में। ये पत्तियों का रस चूसती है भाई, पुष्प व पत्तियों का रस चूसती है, एक बार पूछा जा चुका है। इसकी रोकथाम पूछी है, क्या करते हैं भाई, इसमें पॉलीथीन की थैली लपेट देंगे उसके तने के। ये मिलीबग जब नीचे से ऊपर चढ़ेगी तो हम तने के क्या लपेट देते हैं, पॉलीथीन की थैली। आपसे पूछे 75 सेंटीमीटर तक पॉलीथीन की थैली लपेट दो तने के, ठीक है, और इस पॉलीथीन की थैली पे क्या लगा देते हैं, ग्रीस लगाते हैं। अब सर ग्रीस क्यों लगाई बेटा, ग्रीस जब लगाएंगे तो पॉलीथीन की थैली से जैसे मिलीबग ऊपर जाएगी तो वो फिसल के वापस गिरेगी, और वापस गिरेगी तो इसकी इसका रस वगैरह नहीं चूस पाएगी, पुष्प और पत्तियों तक नहीं पहुंच पाएगी। ये मिलीबग है, ये थोड़ा याद रखना। एक आम का चूर्णी रोग होता है ना, वो उसमें आम में चचैया रोग उसको बोलते हैं। इसके अलावा हम बात करें आम में एक और इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है भाई मैंगो मालफॉर्मेशन, ठीक है भाई। ये मैंगो मालफॉर्मेशन भी ताप संवहन की वजह से होता है। और बात करें इसमें क्या होता है, जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां व पुष्प होते हैं, पुष्पों का गुच्छा बन जाता है, बिल्कुल गुच्छा। तो ये सवाल पूछा जा चुका है बेटा। तो मैंगो मॉल फॉर्मेशन होता है ना, इसको हम बोलते हैं एक उपनाम गुच्छा रोग। क्या बोलते हैं, गुच्छा रोग। तो गुच्छा रोग आप याद करना। इसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हो, रोकथाम के लिए क्या लोगे भाई, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, गुच्छा रोग जो आम में देखने को मिलता है। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखें ना। और ये था हमारा पूरा आम। और एक और लास्ट पॉइंट बच रहा है, आम की उपज व तुड़ाई। इसमें भंडारण भी हम ले लेंगे, ठीक है ना। तुड़ाई कब करें, जब आम 75% परिपक्व हो जाए, होने के पश्चात
सर हम आम तोड़ेंगे लेकिन हमारा तो केरेटिन नहीं भरेगा, क्या 2-5 आम को हम बेच देंगे? 2-4 तो पहले परिपक्व हो जाते हैं, कुछ बाद में होते हैं, कुछ हरे दिखाई देते हैं, कुछ पीले दिखाई देते हैं। उसके लिए आप सभी आमों को पीला दिखाने के लिए आप एक हार्मोन यूज करना, इथ्रेल। इथ्रेल हार्मोन से सभी को समान पका सकते हैं। इसकी मात्रा लेना 100 से 400 ppm, 100 से 400 ppm मात्रा लेना, गुनगुने पानी में डोलना, सारे आमों को डुबोना और उनको छायादार स्थानों पे सुखा देना। इससे सभी आम एक जैसे दिखाई देने लग जाएंगे, सभी पके हो जाएंगे, फिर आप मार्केट में कैरेट भर के बेच सकते हो। इसके अलावा सर मार्केट में मंडी बंद है, हमारी कार रुकी हुई है, हमारा जो ट्रक है माल लोड करके बैठा हुआ है, लेकिन रास्ते नहीं, हड़ताल चल रही है किसानों की, हमारा मंडी तक पहुंच ही नहीं रहा। अब हमको 7-8 दिन तक उसको इकट्ठा करके रखना है, लेकिन मैं रख दूंगा तो एक दिन में उसमें तो बदबू आने लग जाती। तो आप ये करना, भंडारण। इसका भंडारण कैसे करेंगे भाई? भंडारण के लिए हम रखेंगे 10 से 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना, ठीक है। और इसमें आप जो भी कमरे में रख रहे हो उसकी जो आर्द्रता है वो रखना 85 से 90% आर्द्रता। तो 10 से 11 डिग्री सेल्सियस ताप और 85 से 90 डिग्री ह्यूमिडिटी आर्द्रता होती है, वहाँ पे हम आम को कितने दिन तक रख लेंगे सर? ये आपके विजिबल है 2 से 3 सप्ताह, 2 से 3 सप्ताह तक आप निकाल दोगे। ठीक है सर, आपने पूरा हमको आम बता दिया, लेकिन इतना और बता दो कि आम का प्रोडक्शन कितना हो सकता है प्रति हेक्टर। देखो भाई, अगर प्रति पौधा बात करूं मैं, प्रति पौधा आम, तो भाई आप मान के चलना 80 से 100 kg, अगर बढ़िया पौधा है 4 से 5 वर्ष का, 4 से 5 वर्ष के पौधे में, तो प्रति पौधा कितना निकल जाता है? 80 से 100 kg आपके माल निकल जाता है आम का। तो अब आम का बगीचा लगा लेना जिसके दिमाग में हो, बिल्कुल। और बात करें प्रति हेक्टर सर, प्रति हेक्टर कितना निकलेगा? प्रति हेक्टर की हम बात करें तो कितना निकल जाता है भाई? 8 से 9 टन। बिल्कुल सजी, ट्रोले के ट्रोले भर जाते हैं। तो मेरे नादान परिंदों, आप लगा सकते हो आम का बगीचा और मुझे भी खिला देना यार। जब आम का बगीचा लगा रहे हो तो मुझे भी खिला देना, और आपका जो ये आम है खत्म हो गया, है ना। अब हम कल कवर करेंगे 2 फल। 2 फल कौन कौन से? 2 फल कौन से पढ़ने हैं आपको? आप कमेंट में अभी बता देना मुझे, कमेंट में मुझे बता देना, मैं चेक करूंगा कमेंट, आपके कमेंट चेक करूंगा, जो भी आपकी इच्छा है वो फल मैं आपको पढ़ाऊंगा। 2 कवर करेंगे कोई से भी, ठीक है ना। कमेंट में ये कहाँ बताना है आपको? कमेंट में कि सर मेरे को 2 फल ये पढ़ाओ, बिल्कुल ऐसे चुटकियों में याद करा देंगे। तो चलते हैं, खाओ रोटी मस्त और सो बढ़िया, पढ़ो, एग्जाम का इतना लोड नहीं लेना, हम हैं आपके साथ, बिल्कुल आपको एग्जाम में बिल्कुल पीछे नहीं रहने देंगे। धन्यवाद।